दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म अभिनेता जिसने बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाई, वही शख्स करोड़ों के चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजपाल यादव कॉमेडी एक्टर की, जो फिल्म निर्माण से भी जुड़े हैं और जिनकी कंपनी ने एक फिल्म अता पता लापता बनाई। लेकिन फिल्मी दुनिया की चमक दमक के पीछे चल रहा था करोड़ों रुपए का वित्तीय विवाद, जिसने आखिरकार राजपाल यादव को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत जेल तक पहुंचा दिया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे एक 5 करोड़ रुपए का लोन बढ़ते बढ़ते 11 करोड़ से अधिक की देनदारी में बदल गया, कैसे 7 चेक बाउंस हुए, कैसे 7 अलग अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज हुई और कैसे ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्धि और सजा सुनाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक जजमेंट को आसान भाषा में समझेंगे, जो धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा है और जिसमें एक ही लेन देन से जुड़े 7 अलग अलग चेक बाउंस के मामले, 7 आपराधिक अपीलें और 7 आपराधिक पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन का एक साथ फैसला किया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता कंपनी थी MS मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी थे MS श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड तथा उसके निदेशक एक्टर राजपाल नवरंग यादव और राधा राजपाल यादव। पूरा विवाद एक फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए दिए गए धन से शुरू हुआ। शिकायतकर्ता कंपनी ने लगभग 5 करोड़ रुपए का इंटर कॉर्पोरेट लोन दिया था। लिखित समझौते में साफ साफ लिखा गया था कि यह लोन है जिसे निश्चित समय सीमा में ब्याज सहित लौटाना होगा। जब समय पर भुगतान नहीं हुआ तो पक्षकारों के बीच कई सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुए और हर बार बकाया राशि ब्याज के साथ बढ़ती गई। हर नए समझौते के साथ आरोपी पक्ष ने पोस्ट डेटेड चेक दिए। अंत में 9/8/2012 के समझौते के अनुसार कुल देनदारी 11 करोड़ 10,60,350 रुपए तक पहुंच गई और 8 पोस्ट डेटेड चेक जारी किए गए, जिनमें से 7 चेक 1.5 करोड़ रुपए के थे। जब ये चेक बैंक में लगाए गए तो फंड इनसुफिशिएंट के कारण बाउंस हो गए। कानून के अनुसार एनआई का नोटिस भेजा गया, 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ। धारा 138 एनआई एक्ट के तहत 7 अलग अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने 13/4/2018 को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और 23/4/2018 को सजा सुनाई। निदेशक राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में 6 माह का साधारण कारावास और 1.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से अधिकांश राशि शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में देनी थी। राधा यादव को प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राजपाल यादव ने अपील दायर की और मुख्य तर्क यह दिया गया कि 21/4/2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सहमति समझौता हुआ था और बाद में सहमति डिक्री भी पारित हुई। इसलिए पुराने चेक और उन पर आधारित आपराधिक मामले स्वतः ही समाप्त हो गए। लेकिन अदालत ने सहमति समझौते की धारा 6 को पढ़कर क्लोज 6 को पढ़कर यह स्पष्ट किया कि यदि समझौते के अनुसार पूरा भुगतान नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता को आपराधिक मामलों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी। इसलिए तर्क अस्वीकार कर दिए गए। राजपाल यादव की ओर से दूसरा बड़ा तर्क यह था कि यह लोन नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट था और फिल्म के लाभ हानि पर निर्भर था। अदालत ने मूल एग्रीमेंट की शर्तें देखी, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि यह इंटर कॉर्पोरेट लोन है और निर्धारित या निश्चित राशि है वो ब्याज सहित लौटानी है। यदि यह निवेश होता तो निश्चित वापसी राशि और पोस्ट डेटेड चेक देने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए अदालत ने कहा कि लिखित अनुबंध को बाद में मौखिक दलीलों से बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, राजपाल यादव ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पास फाइनेंस देने का लाइसेंस नहीं था, पर अदालत ने कहा कि जब आपने पैसा लिया, उसका उपयोग किया और ब्याज सहित लौटाने का वादा किया, तो बाद में उधारदाता की योग्यता पर सवाल उठाकर आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ब्याज दर को अत्यधिक बताते हुए अनसीरियस लोन एक्ट का भी हवाला दिया गया। लेकिन अदालत ने कहा कि जब तक
कोई सिविल कोर्ट इस लेन देन को अवैध घोषित नहीं करती, तब तक आपराधिक कार्रवाई में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, राजपाल यादव की ओर से एक और तर्क ये था कि शिकायतकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगवा दी, जिससे फिल्म फ्लॉप हो गई और रेवेन्यू नहीं आया, इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी नहीं बनती। दोस्तों, अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब चेक जारी हुए और उस दिन देनदारी वैध रूप से अस्तित्व में थी, तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर परिणाम से आपराधिक देनदारी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, इस सेशन कोर्ट के जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि धारा 138 एनए एक्ट के मामलों में कानूनी रूप से वसूल योग्य देनदारी यानी कि लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट का अस्तित्व मुख्य प्रश्न होता है। यदि चेक जारी हुआ, वह बाउंस हुआ, नोटिस दिया गया और भुगतान नहीं हुआ, तो कानून आरोपी के विरुद्ध एक अनुमान यानी कि प्रजम्पशन बनाता है कि देनदारी थी। आरोपी को इसे मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य से खंडित करना पड़ता है। केवल यह कहना कि यह निवेश था या सिविल केस चल रहा था या बाद में समझौता हो गया था, इससे आपराधिक जिम्मेदारी अपने आप में समाप्त नहीं होती। इसलिए दोस्तों, यदि आप व्यापार, फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट या किसी भी व्यवसाय में हैं और चेक जारी कर रहे हैं किसी को, तो ये समझ लीजिए कि चेक केवल एक कागज नहीं, बल्कि संभावित आपराधिक दायित्व भी है। यदि बाद में समझौता होता है तो उसमें स्पष्ट लिखवाना आवश्यक है कि पुराने चेक निरस्त माने गए और शिकायतें वापस ली जाएगी, अन्यथा सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाइयां साथ साथ चल सकती। दोस्तों, ये फैसला हमें यह भी सिखाता है कि राइटिंग एग्रीमेंट यानी कि लिखित अनुबंध सर्वोपरि होता है और चेक बाउंस मामलों में अदालतें कागजी समझौतों और दस्तावेजों को सबसे अधिक महत्व देती है। इसलिए किसी भी वित्तीय लेन देन में स्पष्टता, पारदर्शिता और कानूनी समझ अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा एक 5 करोड़ का लोन ब्याज सहित 11 करोड़ से अधिक बन सकता है और साथ में जेल व भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इसी तरह से कानून को आसान भाषा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।